आज के चैप्टर का नाम है देखो तरंग। तरंग चैप्टर में मैं चैप्टर नंबर 15 परीक्षा बोध से फिलहाल दिग्बोध की वजह से कुंजी से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विस्पंद या संकर किसे कहते हैं। तो विस्पंद या संकर किसे कहते हैं, इस चीज को अपन साथ में दस्ती के सहारे से समझेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, जब समान आयाम की दो ध्वनि तरंगें की आवृत्ति लगभग समान हो। ठीक, जब दो समान आयाम की दो ध्वनि तरंगें लगभग समान होती हैं तो एक ही दिशा में भी चलती हैं। मतलब कि यदि उनके दोनों आयाम और दोनों आवृत्तियां यदि समान हैं तो वो क्या रहेंगी, तुम्हारी एक ही दिशा में चलने लगेंगी। तो उनके बिंदु पर तीव्रता या तो घटेगी या फिर बढ़ेगी। उसी घटना और बढ़ना, उस मतलब जो आवृत्ति की तीव्रता बढ़ रही और घट रही, मतलब जैसे जे आयाम और आवृत्ति की वजह से कि जे समान आयाम और समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंग लेना है, वो वे क्या करें, एक ही दिशा में गति करें। एक ही दिशा में जब गति करेंगी तो जैसे मान लीजिए जे है और जे क्या है, इसमें समान आयाम रूप से गति कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जे क्या है, एक तरंग है। ठीक, इस प्रकार से ऐसी गति करती हुई जा रही है। ठीक, तो इसमें ये क्या है, समान आयाम से दो ध्वनि तरंग, मतलब समान आयाम और इसमें आवृत्ति कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, आवृत्ति क्या है, समान है। ठीक, आवृत्ति समान है तो आयाम भी समान होंगे। तो जब दो समान आयाम एवं समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक दूसरे, मतलब कि एक ही रेखा पर क्या कर रही हो, चल रही हो, इसी रेखा पर चल रही हो, ठीक, गति कर रही हो, तो उनके बिंदुओं पर तीव्रता, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, तो यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो कैसी रहेगी, घटती या बढ़ती रहेगी। जैसे यहाँ से यहाँ सी जाएगी तो घटेगी, फिर यहाँ से जाएगी तो तीव्रता बढ़ जाएगी, फिर बढ़ेगी, मतलब फिर ऊपर की ओर जाएगी तो घट जाएगी, फिर नीचे की ओर आएगी तो बढ़ जाएगी। ठीक, तो उनकी बिंदुओं की तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है या बढ़ जाती है। इसी घटने और बढ़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विस्पंद या संकर कहते हैं। ओके, इसकी शर्त क्या कहता है, देखो इसकी आयाम कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्या, संकर या विस्पंद कहलाया जा सकता है। ठीक, दोनों तरंगों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये आवृत्ति लिखा है, आकृति नहीं लिखा है। आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, कम अंतर होना चाहिए, मतलब दोनों में डिफरेंट तो रहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हो तो भी अलग अलग कहलाएंगे, लेकिन कम अंतर हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद दोनों तरंगे एक ही दिशा में होने चाहिए, मतलब कि दोनों तरंगे एक ही रेखा पर गति करनी चाहिए, मतलब एक ही दिशा में गति करनी चाहिए, ना कि विपरीत दिशा में। इसके बाद ये कार्य क्या करती हैं, उपयोग कहाँ की जाती हैं, तो किसी उत्पन्न आवृत्ति को ज्ञात करने में। मान लीजिए किसी कहीं शोर हुआ और वहां अज्ञात शोर है, तुम्हें पता नहीं है कितने तक, मतलब कितने वैल्यून का शोर है, तो उस शोर को क्या करना है, ज्ञात करने में इसका विस्पंद का यूज किया जाता है। इसके बाद वाद्य यंत्रों में स्वचालित करने में, मतलब कि जो यंत्र खटाए बटाए चलते हैं, मतलब कि जो दिक्कत देते हैं, ज्यादा शोर देते हैं यंत्र, उनको भी क्या करने में, स्वचालित वो समस्वाचलित करने में। ठीक, इसके बाद अगला खानों के हानिकारक गैसों का पता लगाने में, मतलब जो खाने में हानिकारक गैसें होती हैं उनको पता लगाने में। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन है अगला कि डॉपलर के प्रभाव से आप क्या समझती हो, डॉपलर का प्रभाव बताना है। डॉपलर का प्रभाव क्या कह रहा है, देखो समझो। इस प्रभाव के अनुसार किसी विद्युत किसी चुंबकीय विकिरण की द्रव्यमान स्पष्ट में भी मौजूद हो, यदि यदि कोई दूरी सॉरी दूरी जाती है, जब मतलब यदि कोई दूरी जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। यदि उसकी दूरी बढ़ जाए, ठीक, यदि दूरी पर कोई जावे, कोई वस्तु रखी हो, ठीक, कुछ दूरी पर, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे रेड शिफ्ट हो उत्पन्न होता है। ठीक, इसके बाद किन स्थितियों पर डॉप्टर का प्रभाव या डॉपलर का प्रभाव नहीं होता है। ठीक, तो जब ध्वनि स्रोत या श्रोता का वेग उसके वेग से अधिक हो, मतलब कि मान लो सामने वाला व्यक्ति 5 वॉल्यूम की आवाज ही सुन सकता है लेकिन उसके बाद 10 की दे दी जाए तो वहां डॉक्टर का नियम नहीं लगेगा। ठीक, नहीं आया समझ में, आ गया होगा। इसके बाद
तरंग किसे कहते हैं? तरंग समझ लो, तरंग कहलाता है, तरंग एक लहर होती है, ठीक, इसका अर्थ होता है लहर। लेकिन तरंगों के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जब देखो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो, तो जब कोई दो तरंगों के माध्यम सॉरी जब दो तरंगे माध्यम के किसी कण के साथ साथ प्रभावित होती हैं, मतलब कि उसके कण के साथ साथ चलती हैं। जब दो तरंगे क्या करें, किसी कण के साथ चलें, ठीक, दो तरंगे और एक कण के साथ चलें, तो उस उस कण पर प्रत्येक तरंग पर अपना अलग अलग विस्थापन रहेगा। मतलब कि उस कण पर मान लीजिए एक कण ये है और इस पर क्या कर रहा है, ये डाली जा रही है क्या, तरंग, ये तरंग डाली जा रही इस कण पर, तो इस पर आयाम कैसा रहेगा तुम्हारा, अलग अलग रहेगा, ठीक, और विस्थापन भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक। तो इन तरंगों के परिणामी विस्थापन का बीजीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी चार विशेषताएं लिखो। तो प्रगामी तरंग वह तरंग जो किसी माध्यम से गति करने पर क्या गति करने पर कण सरल आवर्त गति में कंपन करता है। मतलब कि कोई तरंग है, मान लीजिए कहीं तुमने इसको ठोका, इस प्रकार से ठोका, तो यहाँ कण रखे होंगे, वो आपस में उछटेंगे, क्या होंगे, कंपन होंगे, कंपन होंगे। तो इसी कंपन में क्या होती है, सरल आवर्त गति होती है, मतलब छोटी धीमी धीमी गति होती है कणों की, उसी को क्या कहा जाता है, प्रगामी तरंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद गुण या विशेषताएं, ये तरंगे सरल आवर्त गति से कंपन करती हैं, ठीक। दूसरा नंबर, ये तरंगे निश्चित वेग से गति करती हैं, मतलब किसी वेग से ही गति करती हैं। मान लीजिए स्पीड उनकी पाँच 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 किलो पर मीटर है, 5 किलो मतलब 5 किलो पर आवर है, तो समझ लो उसी वेग से गति करेंगे, ठीक। इन तरंगों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कि इन तरंगों को जब बनाया जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है या बनती हैं जब, ठीक। ये तरंगे किसी वेग पर संपीड़न या बेलनान बनाती हैं, मतलब कि या तो सिकुड़ती हैं या फिर फूलती हैं, ठीक है। अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, इसकी चार विशेषताएं लिखो। अप्रगामी तरंग किसी माध्यम में दो समान आयाम एवं समान आवृत्ति की परस्पर विपरीत चलने की को दिशा में बनी तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। जब कोई माध्यम, मान लीजिए एक रेखा है, उस रेखा पर क्या रहे, दो समान आयाम रहें और समान आवृत्ति भी रहें, लेकिन वे एक दूसरे के क्या रहे, विपरीत चलें। जैसे आयाम जे आ रहा है तो आवृत्ति इस साइड से आनी चाहिए, ठीक, आयाम इस साइड से तो आवृत्ति इस साइड से आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में चलें, और विपरीत दिशा में जो तरंग बनाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे, अप्रगामी तरंग कहेंगे, ठीक। इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या कहती हैं, देखो विशेषताएं कहती हैं, पहला नंबर, ये तरंगे माध्यम में आगे की ओर बढ़ती हैं। मतलब कि माध्यम में देखा जाए, किसी भी रास्ते पर देखा जाए, तो जे इस साइड की ओर गति कर जाएगी, जे इस साइड की ओर गति अपनी सीधी चली जाएगी, ठीक। इन तरंगों की ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, मतलब कि ऊर्जा यहाँ से वहां नहीं की जा सकती है, जहाँ है वहीं रहेगी, ठीक। जो यहाँ से चली जा रही है तो यहीं चली जाएगी, और जो यहाँ से जा रही है तो यहीं चली जाएगी, इसकी ऊर्जा इसकी इसमें नहीं चली जाएगी, ना इसमें नहीं जाएगी, ठीक है। इसके बाद इन तरंगों के माध्यम में कुछ बिंदु पर कण सदैव क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। मतलब कण कैसा रहता है, सदैव स्थिर बना रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर जो पॉइंट है वो एक परिभाषा भी है। किसकी परिभाषा है, देखो परिभाषा है, किन्हीं दो क्रमागत निस्पंदों के के बीच के बीच पर बीच के बिंदु पर विस्थापन सभी कणों की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब कि उसे क्या कहते हैं, निस्पंद कहा जाता है, ठीक है। जब क्या रहे, दो क्रमागत निस्पंद रहें और उनके बीच का विस्थापन में जो कण रहे वे सबसे ज्यादा हो, अधिक हो, एक दूसरे से अधिक हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, निस्पंद कहते हैं। इसकी शर्तें क्या है या प्रतिबंध क्या है, तो देखो दोनों दोनों तरंगों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद दोनों तरंगों के आयाम भी समान होना चाहिए। दोनों तरंगे क्या करनी चाहिए, एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में चलनी चाहिए, एक साथ नहीं चलनी चाहिए। और चौथा नंबर है, था नहीं मेरे पास तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, ध्वनि के वितीकरण का क्या अर्थ है।
तो देखो, जब लगभग समान आयाम, मतलब उसने ये नहीं कहा है कि टोटली समान है, लगभग में कही उसने, ठीक। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में एक ही रेखा पर चलती हैं तो उसके अध्यारोपण से भिन्न स्थानों पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग स्थानों पर जाओगे तो तीव्रता भी अलग अलग रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसी तीव्रता होती है, इतनी अधिक होती है कि उनसे भी अधिक रहेगी, ठीक, और कुछ स्थानों पर उनसे कम रहेगी, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि का वितीकरण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं अधिकतर मैथ की वीडियो डालता रहता हूँ। अभी मैंने 9th का और 10th 11th का, 9th का और 11th का और 8 का मैंने टोटल मैथ का सिलेबस डाल दिया है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। ओके, चलते हैं अगली वीडियो की ओर। थैंक यू माय वीडियो वॉचिंग।